कभी सोचा है आज से हजारों साल पहले जब न बिजली थी, न मोबाइल, न इंटरनेट, तब इंसानों ने ऐसा शहर कैसे बनाया होगा जहाँ सीधी सीधी सड़कें थी, घरों में बाथरूम थे और जल निकासी की ऐसी व्यवस्था थी कि आज के स्मार्ट सिटी भी शर्मिंदा हो जाए। ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। भारत की धरती पर बसी एक प्राचीन लेकिन अत्याधुनिक नगरी मोहनजोदड़ो। लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंची ये सभ्यता अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। न कोई युद्ध का चिन्ह, न किसी महामारी का सबूत। ऐसा क्या हुआ जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक अचानक इतिहास के अंधेरे में गुम हो गई? आज हम जानेंगे उस सभ्यता की अनसुनी कहानी जिसका अंत आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए खुदाई में दबे उन रहस्यों को खोलें जो मोहनजोदड़ो के पत्थरों से भी ज्यादा कठोर है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो और सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। वास्तविक रूप में यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच आबाद रहा ये नगर अपने समय में समाज के सबसे धनी, विद्वानों और व्यापारियों का गढ़ हुआ करता था। आज भी हमें इस नगर के अवशेष लगभग 125 हेक्टेयर के दायरे में बिखरी अवस्था में दिखाई देते हैं। यहाँ पर कदम रखते ही हमें यहाँ की ईंटें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और विश्वास ही नहीं होता कि हम हजारों साल पुराने प्राचीन खंडहर में हैं। बिल्कुल इसी तरह की ईंटें आज भी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मोहनजोदड़ो की ईंटें दुनिया की सबसे प्राचीन ईंटें हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1911 में। उस दिन सिंधु घाटी नदी के रास्ते कश्ती से यात्रा कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर भंडारकर जी की नजर नदी किनारे स्थित एक खंडहर पर पड़ी। वहां का निरीक्षण करने के बाद उन्हें वहां पर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष और कुछ बौद्धकालीन सिक्के नजर आए। उन्हें लेकर वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सर जॉन मार्शल के पास गए। उस समय हड़प्पा का दौरा कर रहे थे सर जॉन मार्शल। तब तुरंत ही उन्होंने मोहनजोदड़ो को भी देखा और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। अपने व्यापक निरीक्षण से सर जॉन मार्शल ने वहां पर बौद्ध स्तूप के साथ साथ अति प्राचीन अवशेष होने की भी पुष्टि की। और फिर 1922 में सर राखलदास बनर्जी की निगरानी में मोहनजोदड़ो में आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य की शुरुआत हो गई। उन्हें इस उत्खनन के दौरान उन्हें बड़ी मात्रा में ईंट से बनी इमारतें, मिट्टी के बर्तन, धातु की मूर्तियां और अति प्राचीन मोहरें मिलने लगी, जिससे ये साफ पता चल गया कि यहाँ का बौद्ध स्तूप और उत्खनन से निकल रहे नगर के अवशेष ये दोनों अलग अलग समय के अंतराल में स्थापित अलग अलग सभ्यताएं थी। इसी से पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि बौद्ध स्तूप की वस्तु दूसरी शताब्दी के आसपास बनी होगी, जबकि मोहनजोदड़ो नगर 2600 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर स्थापित हो चुका था। दोस्तों, इतना पुराना नगर होने के बावजूद भी इस शहर का मुख्य ढांचा आज भी मजबूत है। यहाँ का प्रसिद्ध जलकुंड जो ग्रेट बाथ के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, वो 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और लगभग 7 फुट तक गहरा है। दोस्तों, कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ से सीढ़ियां हैं और 8 स्नान घर भी हैं। निरीक्षण से पता चलता है कि इस कुंड को काफी समझदारी से बनवाया गया था। यहाँ की ईंटें आज भी इतनी पक्की हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। बाहर से आने वाले और शुद्ध जल को रोकने के लिए कुंड के तल और दीवारों पर चूने और चिरोड़ी से बने अंगारे को लगाया गया है और इन दीवारों में डामर का प्रयोग भी किया गया है। इसमें पानी की व्यवस्था के लिए हवा और पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी नालियां बनाई गई हैं और खास बात यह है कि उन्हें पक्की ईंटों से ढका गया है। आज सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान यहाँ की पक्की ईंटें और ढकी हुई नालियों से ही है। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि समूचे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो वो पहला नगर है जहाँ के लोग कुएं खोदकर भूजल तक जा पहुंचे थे। इसलिए वहाँ पर लगभग 700 के आसपास कुएं हैं। यहाँ की बेजोड़ जल प्रबंधन और जल निकास प्रणाली, कुएं एवं नालियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग असल मायने में काफी विकसित थे। यहाँ की खुदाई से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यहाँ पर खेती और पशुपालन भी होता था। रबी की फसलों में यहाँ पर गेहूं, सरसों, जौ और चने की खेती के प्रमाण मिलते हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह एक दूसरे को समकोण में काटती हैं और यह नगर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, जिसका पूर्वी भाग रईसों की बस्ती या दुर्ग कहलाता है तो दूसरा भाग निचला नगर यानी मध्यम वर्ग के रहने की जगह कहलाता है।
दोस्तों पूर्वी भाग पर बड़े मकान, चौड़ी सड़कें और कई सारे कुएं हैं, जबकि निचले भाग में छोटे मकान, छोटी सड़कें और सड़क के दोनों तरफ घर हैं, जिनकी पीठ सड़क की तरफ है और दरवाजे गलियों में खुलते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो नगर के बड़े हिस्से की खुदाई अभी भी बाकी है, क्योंकि पिछले 100 सालों में इसके उत्खनन में केवल 1/3 भाग की खुदाई हो पाई है और पाकिस्तान सरकार की तरफ से अब तो वो भी बंद हो चुकी है और इसलिए मोहनजोदड़ो से जुड़े कई सारे राज आज भी जमीन में दफन हैं। इसके अलावा खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और शुद्ध अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध होने के साथ साथ कला सिद्धि भी साबित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो किसी भी राजा या धर्म द्वारा पोषित नहीं था, बल्कि वो लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित था और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया भर में अपने समय काल की सबसे उन्नत और सबसे सभ्य सभ्यता होने का बहुमान अर्जित है। पहला ये है कि लगभग 4200 साल पहले मानसून की तीव्रता में कमी आई थी, जिसकी वजह से वहां का जलवायु परिवर्तन हुआ था और सूखा भी पड़ा था, जिस कारण शायद इस सभ्यता का अंत हो गया हो। दोस्तों दूसरा कारण ये था कि सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग में बदलाव आया, जिससे कई नगरों का जल स्रोत सूख गया। विशेष रूप से सरस्वती नदी का लुप्त होना, जो कई बस्तियों के लिए जीवन रेखा थी, यह भी पतन का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा तीसरा कारण कुछ विद्वानों को मानना है कि आर्यों के आगमन के साथ संघर्ष हुआ, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ी। हालांकि इस सिद्धांत पर विवाद है, लेकिन यह संभव है कि बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों ने सभ्यता की नींव को कमजोर किया हो। चौथा कारण यह भी था कि जैसे जैसे पर्यावरणीय और सामाजिक दबाव बढ़े, लोग बड़े नगरों को छोड़कर छोटे गांवों में बसने लगे। इससे व्यापार, शिल्प और संस्कृति का ह्रास हुआ और मोहनजोदड़ो जैसे महानगर वीरान हो गए। दोस्तों मोहनजोदड़ो का पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग परिवर्तन, सामाजिक अस्थिरता और शहरी जीवन के पतन जैसे कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव से हुआ। ये सभ्यता का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को नई दिशा दी। शायद यही सिखाता है मोहनजोदड़ो कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों न हो, अगर वो प्रकृति और समाज के संतुलन को नहीं समझती तो उसका पतन तय है। तो दोस्तों ये थी मोहनजोदड़ो की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।